देखने को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करेंगे अपन कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जैव रसायन। ठीक है, आओ देखिए इधर क्या स्टार्ट करेंगे डियर। आज कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है, जैव रसायन। क्या नाम है? जैव रसायन। और इसी को अपन देखें तो इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं डियर? बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। समझिएगा, ठीक है। और आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें चैप्टर है 8 नंबर का, तो एमएम हो जाएगा अपना कितना? 8। ठीक है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का चैप्टर है, इसलिए इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करें तो अपन देखते हैं जैव रसायन के बारे में। हालांकि जैव रसायन से आपकी परिभाषा नहीं आएगी, जैव रसायन की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आओ देखिए जैव रसायन कहते किसे हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन जैव रसायन की परिभाषा। देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न रसायनों की संरचना तथा उनके जैविक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं डियर? जैव रसायन। क्या बोला अपन ने? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न रसायनों की संरचना। क्या बोला? जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न रसायनों की संरचना तथा उनके जैविक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। उनके जैविक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैव रसायन कहते हैं। ठीक, हालांकि ये परिभाषा मैंने बोली थी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अपन को पता होना चाहिए। आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि जो जैव रसायन शब्द है ना, ये किसने दिया? तो अपन जैव रसायन शब्द की बात कर लेते हैं। देखो इधर जो आपका जैव रसायन शब्द है ना, ये जैव रसायन शब्द सबसे पहले 1903 में कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था। किसने दिया था डियर? 1903 में कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था। कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था, इसलिए कार्ल न्यूबर्ग को क्या बोलते हैं? जैव रसायन के जनक। क्या बोलते हैं कार्ल न्यूबर्ग को? जैव रसायन के जनक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जैव रसायन के जनक। जैव रसायन के जनक। क्लियर है आपको? ठीक है, तो आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है क्या कि जैव रसायन शब्द किसने दिया? किसने दिया? कार्ल न्यूबर्ग ने। तो अपन ये हो जाएगा इंपोर्टेंट चीज हो जाएगी अपने लिए। क्या हो जाएगी? इंपोर्टेंट चीज हो जाएगी। ठीक है, फिर जो आपका चैप्टर नंबर 10 है जैव रसायन, इसमें कौन कौन से जैव रसायन दिए गए उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर इसमें सबसे पहला जैव रसायन दिया गया है आपके, जो अपन को पढ़ना है। एक तो दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया गया है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक दिया गया है आपके इसमें विटामिन। क्या दिया गया है डियर? विटामिन। और एक दिया है आपके इसमें एंजाइम। क्या दिया गया है? एंजाइम। और एक दिया गया है आपके इसमें प्रोटीन। क्या दिया गया है डियर? प्रोटीन। और एक दिया गया है आपके इसमें न्यूक्लिक अम्ल। अरे पढ़ा होगा ना आपने न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है ना, वही न्यूक्लिक अम्ल है। और नंबर 6 पे अपन पढ़ेंगे क्या? खाद्य परिरक्षक। क्या पढ़ेंगे डियर? खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक। और नंबर 7 में पढ़ेंगे अपन डियर क्या? खाद्य रंग। क्या पढ़ लेंगे अपन? खाद्य रंग पढ़ लेंगे ना, खाद्य रंग पढ़ लेंगे ना, समझिए इधर खाद्य रंग पढ़ लेंगे। ठीक, तो आपके इस चैप्टर में ये 7 जैव रसायन दिए गए: कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, खाद्य परिरक्षक और खाद्य रंग। ठीक है, तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं ना। सबसे पहले पढ़ते अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है,
क्या पढ़ेंगे सबसे पहले अपन? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए इधर नंबर 1 पे पढ़ेंगे अपन डियर कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, समझिए इधर। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट शब्द को देखें तो कार्बोहाइड्रेट शब्द दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है डियर? दो शब्दों से। आपको पहला शब्द दिख रहा है इसमें कार्बो, क्या दिख रहा है? कार्बो। और दूसरा शब्द दिख रहा है आपको हाइड्रेट। तो कहने का मतलब ये दो शब्द कौन कौन से हो गए? एक तो क्या कार्बो मतलब कार्बन, और दूसरा शब्द है आपका हाइड्रेट। क्या है? हाइड्रेट, ठीक है। और हाइड्रेट का मतलब ही क्या होता है डियर? जल। क्या होता है? जल। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट शब्द को देख करके इसकी परिभाषा बताएं तो क्या बता सकते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा? कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये परिभाषा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि ऐसे यौगिक, क्या बोल सकते हैं डियर? ऐसे यौगिक जो कार्बन व जल से मिलकर बने होते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऐसे यौगिक जो कार्बन व जल से मिलकर बने होते हैं। कार्बन व जल से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन जो ये परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं ना कि कार्बन के हाइड्रेट या ऐसे यौगिक जो कार्बन व जल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये क्या है? सही परिभाषा नहीं है। सही परिभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि ये परिभाषा बता रहे हैं कि कार्बन व जल से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो वे सभी यौगिक जो कार्बन और जल से मिलकर बने होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकते। अपन आगे बात करेंगे इसके अपवाद, और अपवाद में देखेंगे अपन क्या? एसिटिक अम्ल देखेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको आइडिया होगा कि जो एसिटिक अम्ल होता है ना, इसका निर्माण कार्बन और जल से होता है, लेकिन ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये क्या है? सही परिभाषा नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की सही परिभाषा क्या बोलेंगे डियर? देखो इधर कार्बोहाइड्रेट की सही परिभाषा तो अपन लिख लेंगे अथवा करके ना। कार्बोहाइड्रेट की सही परिभाषा बोल देंगे ऐसे जैव रसायन, क्या बोल देंगे? ऐसे जैव रसायन, ऐसे जैव रसायन जो, क्या बोल देंगे? ऐसे जैव रसायन जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ऐसे जैव रसायन जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। क्या बोल देंगे डियर? ऐसे जैव रसायन जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या बोल देंगे? ऐसे जैव रसायन जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त हो, उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कैसे भी बोल सकते हैं, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों बातें एक ही चीज को बता रही हैं। क्या? कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देख लेते अपन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या है, समझिएगा। आपने दो नाम सुने होंगे। एक नाम सुना होगा डियर आपने ग्लूकोज का, ठीक है, और एक नाम सुना होगा आपने डियर फ्रक्टोज का। अरे सुना है क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का नाम आपने सुना होगा। ये क्या होते हैं? सामान्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। और दोनों का सूत्र अगर बात करें ना तो दोनों का सूत्र ही क्या होता है डियर? इन दोनों का सूत्र ही होगा क्या? C6H12O6। क्या होता है डियर? दोनों का सूत्र, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी संरचना की, देखते हैं। ग्लूकोज की अगर संरचना देखें ना तो कुछ ऐसी होती है, देखिए CHO होगा, यहाँ पे OH,
फिर इधर आ जाएगा H, यहाँ पे C, इधर आ जाएगा आपका H, इधर आ जाएगा OH, ठीक है। और यहाँ पे होता है C, और यहाँ पे हो जाएगा वापस से H, और यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है। और यहाँ पे वापस से C, H2O, H हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, ठीक है। ये होती है ग्लूकोज की संरचना। और इसी प्रकार अपन फ्रक्टोज की संरचना देखें ना, तो फ्रक्टोज की संरचना कुछ ऐसी होती है, देखिए यहाँ पे होता है CH2OH, यहाँ पे होता है C, यहाँ पे सिंगल वो, देखें यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन समूह होगा इसमें ना। फिर यहाँ पे होगा C, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या OH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा C, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका H, यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका C, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या H, और यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। ये होती है फ्रक्टोज की संरचना, समझे इधर, ठीक है। तो अपन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना देखें, दोनों का सूत्र C6H12O6 है, लेकिन दोनों की जो संरचना है ना वो अलग अलग दिख रही है आपको, ठीक है। अगर अपन ग्लूकोज की संरचना देखें ना, तो आपको दिख रहा है CHO, क्या दिख रहा है डियर, CHO। और CHO को क्या बोलते हो आप, एल्डिहाइड बोलते हो। क्या बोलते हो डियर, इस CHO को क्या बोलते हो आप, एल्डिहाइड। क्या बोलते हो, एल्डिहाइड, समझे इधर। CHO को आप क्या बोलते हो, एल्डिहाइड बोलते हो, ठीक है। और जो C डबल बॉन्ड O है ना, इस C डबल बॉन्ड O को आप क्या बोलते हो, कीटोन। क्या बोलते हो डियर, C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हो आप, कीटोन, समझे। और जो आपको बहुत सारे देखो OH समूह दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे डियर, बहुत सारे आपको OH समूह, जैसे एक OH दिख रहा है आपको, एक OH एरा, एक OH एरा, एक OH एरा, एक OH एरा। इसी प्रकार इसमें OH देखे तो एक OH एरा, एक एरा, एक एरा, है ना, एक एरा, एक एरा। तो यहाँ पर आपने कक्षा 11th में पढ़ा होगा एल्कोल क्रियात्मक समूह, ठीक है। और एल्कोल क्रियात्मक समूह में अनुलग्न पढ़ा होगा आपने ओल। लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अगर अपन OH समूह मतलब एल्कोल क्रियात्मक समूह को देखें ना, तो ये क्या होगा, पूर्व लगन के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है, पूर्व लगन के रूप में। और ऐसा आपने पढ़ा होगा IUPAC नाम कि जो CHO और C डबल बॉन्ड होता है ना, ये क्या होते हैं डियर, मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, ऊपर से करेंगे। जैसे कि नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे ना, इसको 3 दे देंगे, इसको 4 दे देंगे, इसको 5 दे देंगे, इसको 6 दे देंगे, ऐसे नंबरिंग करते हैं। इसी प्रकार इसको नंबर 1 दे देंगे, हैं, इसको नंबर 2 दे देंगे, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5, इसको नंबर 6। ये आपने IUPAC नाम में पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको समझा रहा हूं कि जो OH समूह होता है ना, एल्कोल क्रियात्मक समूह, इसको पूर्व लगन के रूप में क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। और आपको बहुत सारे OH दिख रहे हैं। देखो ग्लूकोज की संरचना में देखेंगे ना, तो आपको 5 OH समूह दिख रहे होंगे। कितने OH समूह, 5। तो क्या बोल देंगे OH को, हाइड्रोक्सी। तो क्या हो गया अपने पास ही, ये हो गया डियर पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी। ये हो गया अपने पास डियर पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। और CHO को क्या बोल रहे हैं अपन, एल्डिहाइड। तो ये बन जाएगा अपने पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी प्रकार अपन फ्रक्टोज की संरचना देखें तो OH को क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्सी। और बहुत सारे OH दिख रहे हैं, यहाँ पर भी गिनेंगे ना तो 5 OH दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। और C डबल बॉन्ड को क्या बोल देंगे, कीटोन। तो ये क्या हो गया अपने पास, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या हो गया डियर, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। समझिए इधर चीज पर। कहने का मतलब है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अपन ने कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा में बात की कि ऐसे जैव रसायन जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और उसको अपन ने किसके उदाहरण से समझ लिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के उदाहरण से, ठीक है। और कैसे समझा अपन ने कि ग्लूकोज की संरचना में CHO क्या होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज की संरचना में क्या होता है, C डबल बॉन्ड कीटोन, मुख्य क्रियात्मक समूह। और OH क्या होते हैं इसमें, हाइड्रोक्सी बोलते हैं ना, हाइड्रोक्सी होते हैं। तो बहुत सारे OH है, तो क्या बोल दिया, पॉलीहाइड्रोक्सी। और एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ऐसे होती हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे अपन क्या, कार्बोहाइड्रेट के गुण की। किसकी बात करेंगे डियर, कार्बोहाइड्रेट के गुण। देखिए इधर,
आगे बात कर लेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट के गुण। देखिए कार्बोहाइड्रेट के गुण समझिए, कार्बोहाइड्रेट के गुण देखिए, अगर अपन कार्बोहाइड्रेट के गुण की बात करें ना, तो इसका जो पहला गुण है वो हो जाएगा क्या, इसका पहला गुण हो जाएगा, अपन ने परिभाषा पढ़ी है क्या कि कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो उसी परिभाषा से अपन क्या बना लेंगे, इसका पहला गुण बना लेंगे। क्या बना लेंगे कि ऐसे यौगिक कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। क्या बना लेंगे डियर, ऐसे यौगिक कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। क्या बना लेंगे पहला गुण परिभाषा से, ऐसे यौगिक कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। क्योंकि अपन परिभाषाएं बोल चुके हैं कि कार्बन के हाइड्रेट ही क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो पहला गुण हो जाएगा अपना ऐसे यौगिक कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ठीक है, फिर दूसरे गुण की बात करें तो दूसरे गुण में हो जाएगा इसका सूत्र। क्या हो जाएगा डियर, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। समझिए, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है ना वो होता है डियर CxH2O का होल वाई। क्या होता है, CxH2O का होल वाई। जहां पर जो x का मान होता है ना ये ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये क्या है, एक कंडीशन कि x का मान या तो 3 होएगा या 3 से ज्यादा होगा तभी उसको कार्बोहाइड्रेट मानेंगे। कहने का मतलब है कि जो कार्बन की संख्या है ना कार्बोहाइड्रेट में 3 या 3 से ज्यादा होती है। अगर कार्बन की संख्या 2 है 1 है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। फिर इसके अपन एग्जाम्पल बात कर लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेंगे अपन, एग्जाम्पल ले लेंगे कि अगर x बराबर अपन क्या ले लें, x बराबर ले ले अपन 6 और y बराबर ले ले अपन क्या डियर 6, तो क्या बनेगा देखिए। इसको अपन पुट अप करते हैं कार्बोहाइड्रेट के सूत्र में, तो क्या बना अपने पास C6H2O का होल 6। अगर इसको खोलेंगे ना अपन तो क्या बन रहा है अपने पास C6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और O6 है। और याद रखना C6H12O6 को क्या बोलते हैं, अभी पढ़ चुके हैं अपन संरचना में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं डियर, तो C6H12O6 से ना ये ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। किसका सूत्र हो जाएगा डियर, ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा ये फ्रक्टोज का भी सूत्र हो जाएगा और साथ ही किसका सूत्र हो जाएगा, गैलेक्टोज का भी। ठीक है, तो आपसे पूछ ले ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों के सूत्र क्या होते हैं, C6H12O6 होता है। लेकिन इनकी जो संरचना पढ़ेंगे ना वो अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आप कोई इंटरेस्ट है तो अपन गैलेक्टोज की संरचना की बात कर लेंगे। कुछ नहीं करना आपको, गैलेक्टोज की संरचना में अपन ने पढ़ा था क्या, देखें इधर बेक आता हूं थोड़ा, अपन ने जो ग्लूकोज की संरचना पढ़ी थी ना, इस ग्लूकोज की संरचना के अगर जो चौथा कार्बन है ना, इस चौथे कार्बन में OH को अगर इधर कर दे और H को उधर कर दे तो किसकी संरचना बन जाती है, फ्रक्टोज की। ठीक है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना, और ग्लूकोज की संरचना की सेम होती है फ्रक्टोज की, केवल H और OH का क्या है गेम है। ठीक है, फ्रक्टोज की संरचना में क्या करना है कि जो ग्लूकोज की संरचना का चौथा कार्बन है ना, इस चौथे कार्बन में OH को इधर रखना है और H को उधर, तो किसकी संरचना बन जाएगी डियर, गैलेक्टोज। ठीक है, हाँ तो अपन बात कर रहे थे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का सूत्र क्या होता है डियर, C6H12O6। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, देखो है ना, अगर अपन x बराबर क्या ले लें डियर 12 ले लें और y बराबर क्या ले लेते हैं 11, और इसको किसके सूत्र में पुटअप करें अपन, कार्बोहाइड्रेट के सूत्र में। तो देखो यहाँ पे C12H2O का होल फिर 11 हो जाएगा। अगर इसको अपन ओपन करेंगे ना तो क्या बना अपने पास बनेगा C12, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H22 और क्या बन जाएगा O11। समझिए, H मतलब C12H22O11 बना, और इसे क्या बोलते हैं डियर, इसे बोलते हैं सुक्रोज। इसे क्या बोलते हैं अपन, सुक्रोज बोलेंगे, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, माल्टोज। ठीक है, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं डियर, लेक्टोज। क्या बोल सकते हैं, लेक्टोज। ठीक है, कहने का मतलब है आपसे पूछ ले सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज तीनों का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। क्या होता है डियर,
C12H22 होता है। क्लियर है सबको? तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। ठीक है, तीसरा गुण देख लेते अपन क्या, तीसरा गुण देख लेंगे अपन क्या, समझे इधर। तीसरा गुण हो जाएगा अपना कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के तत्कालीन स्रोत होते हैं। क्या पढ़ लेंगे डियर? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के तत्कालीन स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? तत्कालीन स्रोत होते हैं। कहने का मतलब है इनसे तुरंत क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और इस गुण को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अपन जिम करने जाते हैं या रनिंग करने जाते हैं ना, तो उससे पहले क्या है, अपन केला खाते हैं। और वो केला इसलिए खाते हैं क्योंकि केला किसका स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और जैसे अपन केला खाएंगे ना, कहने का मतलब है जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट लेंगे ना बॉडी में, तो अपन को क्या मिलेगा? कुछ टाइम बाद क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और अपन उस काम को क्या कर पाएंगे? सही ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, देखा होगा आपने जिम वाले और रनिंग वाले केले खा के जाते हैं, तो उसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि केला कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है। और जैसा ही केला खाएंगे ना, तो क्या होगा? बॉडी में तुरंत ऊर्जा मिलेगी कुछ टाइम बाद, और अपन उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो एक होती है आपकी वसा, समझे, एक होती है आपकी वसा, वो एक होती है आपकी प्रोटीन। वसा और प्रोटीन से भी है ना ऊर्जा मिलती है। अगर अपन देखें ना, तो वसा से क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुना ऊर्जा मिलती है। देखो इधर, और प्रोटीन से भी देखें ना, तो इससे भी मिलती है 4 किलो कैलोरी के समथिंग। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करें, समझे इधर, तो कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है 4 किलो कैलोरी के समथिंग, समझे। देखो, कार्बोहाइड्रेट से कम मिल रही है, लेकिन वसा से दुगनी मिल रही है। देखो यहाँ पे 4 का दुगना 8, 8 से भी ज्यादा मिल रही है वसा से। कहने का मतलब है कि वसा से जो ऊर्जा है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा मिलती है। लेकिन क्या है कि वसा और प्रोटीन से जो ऊर्जा मिलेगी ना, वो क्या मिलेगी? धीरे धीरे मिलेगी। इसलिए अपन जिम करते हैं या रनिंग करते हैं ना, उससे पहले वसा नहीं खाते, प्रोटीन नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि वसा और प्रोटीन से क्या मिलती है? धीरे धीरे ऊर्जा मिलती है। हालांकि वसा से ज्यादा ऊर्जा मिल रही है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, लेकिन वो क्या है? धीरे धीरे मिलेगी। और कार्बोहाइड्रेट से तो क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे ना बॉडी में, तो कुछ समय बाद ही मिलने लग जाएगी। इसलिए क्या है, जिम जाने से पहले या रनिंग करने से पहले क्या कर लेते हैं अपन? कीड़ा खाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसी से गुण बना दिया कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के तत्कालीन स्रोत होते हैं, अर्थात इनसे क्या मिलती है? तुरंत ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है डियर? तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, फिर अगले गुण की बात कर लेंगे अपन। क्या देखें इधर, हाँ, अगला गुण हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का कि जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है डियर? कि जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, क्या जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। किसके रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या है डियर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है ना, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस बात को आप ऐसे समझें जैसे कि अपन कोई भोजन करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं या प्रोटीन लेते हैं, तो श्वसन के दौरान क्या होता है? उनका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद क्या मिलेगी? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी। और उस ऊर्जा का प्रयोग अपन दैनिक दिनचर्या के विभिन्न कामों को करने में करते हैं। ठीक है, तो अपन बोल देंगे कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, फिर पांचवा गुणधर्म हो जाएगा क्या? कार्बोहाइड्रेट का कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, क्या बोल देंगे डियर? कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर होता है। क्योंकि अपन ने पहले सूत्रों की बात कर चुके। देखो मैं बेक आता हूं, देखिए इधर, देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसमें आपको CHO के अलावा कोई तीसरा चौथा तत्व दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा ना। तो इसी से अपन ने गुणधर्म बना लिया कि कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है ना वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है। तो ये गुण हो गया। फिर नंबर 6 की गुण की बात कर लेते हैं अपन, क्या कि अधिकांश कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, अधिकांश कार्बोहाइड्रेट प्रकाशिक रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं डियर, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट प्रकाशिक रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, मतलब एक्टिव होंगे। ठीक है, हाँ टेंशन नहीं ले, ये अपन समझा रहे हैं, इसके अभी नोट्स लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। हाँ इसके नोट्स लिखाएंगे भी, है ना। पहले इसको क्या है समझ लेते हैं, फिर अभी नोट्स लिखा देंगे, ठीक है। तो देखें, कार्बोहाइड्रेट प्रकाशिक रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है डियर, किरेल कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्योंकि इनमें किरेल कार्बन पाया जाता है। समझिए, अब देखिए अपन किरेल कार्बन क्या चीज है। देखिए इधर, किरेल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकता पर क्या हो डियर, अलग अलग परमाणु। क्या हो, अलग अलग परमाणु। जैसे कि ये कार्बन है, अगर इस कार्बन की चारों संयोजकताओं पर, अगर इस कार्बन की देखें, अगर इस कार्बन की चारों संयोजकता पर अलग अलग परमाणु, जैसे कि एक्स मान लेते हैं, एक मान लेते अपन डब्ल्यू, एक मान लेते वाई, एक मान लेते अपन जेड। एक सी कार्बन है, इस कार्बन के चारों संयोजकता पर क्या है, अलग अलग परमाणु, अलग अलग समूह। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे डियर, किरेल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर, इसे बोल देंगे अपन किरेल कार्बन। अरे समझ में आया कि नहीं है, देखिए, क्योंकि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है और कार्बन अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। ठीक है, अगर कार्बन के चारों बंधों पर अलग अलग परमाणु या अलग अलग समूह हो तो उसे किरेल कार्बन कहते हैं। और अधिकांश कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, किरेल कार्बन। देखें, जैसे बेक आता हूं मैं वापिस, आप इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना को देखें। अगर अपन दूसरे नंबर के कार्बन को देखेंगे ना, तो इस कार्बन पर देखो, एक समूह CHO दिख रहा है आपको, एक हाइड्रोजन, एक OH और एक ही अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, किरेल कार्बन हो गया डियर। क्या हो गया, ये पे सी, ये हो गया यहाँ पे किरेल कार्बन। इसको मैं स्टार से लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया आपका किरेल कार्बन। अगर अपन दूसरे कार्बन को देखेंगे तो ये भी हो जाएगा किरेल कार्बन, तीसरे को देखेंगे तो ये भी हो जाएगा किरेल कार्बन, और ये भी हो जाएगा किरेल कार्बन। क्योंकि जो कार्बन देख रहे हैं ना, इसके चारों बंधों पर क्या दिख रहे हैं आपको, अलग अलग समूह दिख रहे हैं या अलग अलग परमाणु दिख रहे हैं। इसलिए ग्लूकोज में 4 किरेल कार्बन होते हैं। इसी प्रकार अपन फ्रक्टोज को देखें ना, तो देखो एक किरेल कार्बन ही दिख रहा है आपको, एक किरेल कार्बन ही दिख रहा है, एक किरेल कार्बन ही दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रक्टोज में 3 किरेल कार्बन होते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज में कितने होते हैं, 4। कहने का मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, इनमें किरेल कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए प्रकाशिक रूप से क्या होते हैं डियर, सक्रिय होते हैं। ठीक है, ये अपन ने बात करी। ये हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट के गुण। फिर एक बात कर लेते हैं अपन किसकी, कार्बोहाइड्रेट के अपवाद की। किसकी बात कर लेंगे डियर, कार्बोहाइड्रेट के अपवाद की। समझिए इधर, कार्बोहाइड्रेट का अपवाद, समझिए इधर, कार्बोहाइड्रेट का अपवाद। ठीक है, अपन देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसे क्या बोलते हैं डियर, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे, एसिटिक अम्ल। इसी को आयुर्वेदिक भाषा में देखें ना तो इसे क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं डियर इसे, एथेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे इसे, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं जनरल भाषा में, सिरका। क्या बोलते हैं, सिरका। पढ़ेंगे अपन जब खाद्य परिरक्षक पढ़ाएंगे ना आपको, वहां पे पढ़ेंगे कि जो एसिटिक अम्ल या सिरका होता है ना, इसका प्रयोग मतलब जो खाद्य सामग्री होती है ना उसको परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। तो आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अपन को कार्बोहाइड्रेट के अपवाद के बारे में समझना है। ठीक है, अगर इस CH3COOH को मैं कार्बोहाइड्रेट के सूत्र की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, समझिए। क्योंकि अपन ने कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या पढ़ा था डियर, CxH2O का होल y, यही पढ़ा था।
मैं इसको इसके फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं तो कैसे लिखेंगे, देखिए इधर यहाँ पे हो जाएगा C2, यहाँ पे हो जाएगा H4, यहाँ पे हो जाएगा O2। फिर भी मतलब आगे सिंप्लीफाई करके लिखो तो कैसे लिख सकते हैं, C2H2O का होल 2 लिख सकते हैं डियर, क्योंकि इसको खोलेंगे ना तो ये बन रहा है अपने पास, ठीक है। C2H2O का होल 2, क्या ये कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का पालन कर रहा है क्या, तो आपका आंसर आएगा यस सर कर रहा है। लेकिन मैंने कार्बोहाइड्रेट के सूत्र में आपको बताया था कि x का जो मान होता है ना, क्या बताया था डियर, कि जो x का मान होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये अपन ने शर्त पढ़ी थी क्या, ये अपन ने शर्त पढ़ी थी, तब जाके वो कार्बोहाइड्रेट मान्य हुआ। x का मान मतलब है कि कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अपन एसिटिक अम्ल को देखेंगे ना तो कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, जो कि क्या है 3 से कम है। बोल सकते हैं ना कि x का मान या कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, जो कि 3 से कम है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो अपन स्टार करके लिख लेंगे कि जो एसिटिक अम्ल होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन करता है, लेकिन इसमें x का मान या कार्बन की संख्या 3 से कम है, इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट नहीं। ठीक है, यहां तक अपन बात कर लेंगे। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसके नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो अपन इसको लिखा देते हैं ना, समझिए। तो डियर चैप्टर नंबर 10 डाल ले आप, चैप्टर नंबर 10 डाल लें जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, और आपके बोर्ड में 8 नंबर का चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले जैव रसायन की परिभाषा लेके आप लिखें, लिखें डियर, रसायन विज्ञान की, लिखें, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न रसायनों की, जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न रसायनों की संरचना तथा उनके जैविक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, संरचना तथा उनके जैविक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाती है, जैव रसायन कहलाती है। क्लियर है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न रसायनों की संरचना तथा उनके जैविक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, जैव रसायन। अगला स्टार करके लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, जैव रसायन शब्द, जैव रसायन शब्द सर्वप्रथम कार्ल न्यूबर्ग ने, लिखें, जैव रसायन शब्द सर्वप्रथम कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में दिया, लिखें, जैव रसायन शब्द सर्वप्रथम कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में दिया, इसलिए कार्ल न्यूबर्ग को, लिखें, इसलिए कार्ल न्यूबर्ग को जैव रसायन के जनक कहते हैं, इसलिए कार्ल न्यूबर्ग को जैव रसायन के जनक कहते हैं। और इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना डियर, आपके 12th बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप या रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं क्या कि जैव रसायन शब्द किसने दिया, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कार्ल न्यूबर्ग। ठीक है, अगला लिखें, ऐसे एरो करके लिखें डियर, लिखें, इस अध्याय के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित जैव रसायन दिए गए हैं, इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित जैव रसायन दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 7 नाम लिखें, लिखो आप पे 7 नाम लिखें। पहला लिखना है आपको कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिखना है विटामिन, तीसरा लिखना है एंजाइम, चौथा लिखना है आपको प्रोटीन, फिफ्थ लिखना है आपको न्यूक्लिक अम्ल, और सिक्स्थ लिखना है आपको खाद्य परिरक्षक, और सेवेंथ लिखना है आपको खाद्य। ये 7 नाम लिखे ना। ठीक है, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, नंबर 1 पे डाल ले आप कार्बोहाइड्रेट,
नंबर 1 पे डालें डियर कार्बोहाइड्रेट और लिखे कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा लिखें। देखें कार्बन के हाइड्रेट, देखें कार्बन के हाइड्रेट या ऐसे यौगिक, कार्बन के हाइड्रेट या ऐसे यौगिक जो कार्बन व जल से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन व जल से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अपन ने बात की थी कि सही परिभाषा नहीं है, क्योंकि वे सभी यौगिक जो कार्बन जल से मिलकर बने होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकते। और अपन ने समझा था एसिटिक अम्ल के बारे में। ठीक है, तो इसकी अथवा करके अन्य परिभाषा लिखे, अथवा, अथवा करके लिखे डियर, लिखें ऐसे जैव रसायन, लिखें ऐसे जैव रसायन जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, लिखें ऐसे जैव रसायन जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, लिखें ऐसे जैव रसायन जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ऐसे लिखें ऐसे जैव रसायन जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ऐसे जैव रसायन जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या करके आप अन्य परिभाषा वो लिख सकते हो, लिखें, लिखें ऐसे यौगिक, लिखें ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर, ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हो। ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्लियर है? और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के बारे में कैसे समझा था डियर? ये रहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं? सबसे सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, और अपन इसकी संरचना पढ़ ली थी। ठीक है, तो इसको उतार लो आप, इन संरचनाओं को उतार लो आप और इसको है ना डिब्बे में बंद कर लेना। ये केवल आपको समझाने के लिए था, आपके बोर्ड में नहीं है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि हमें तो संरचनाएं बनाना नहीं आती, कैसे क्या करेंगे ना। ये केवल आपको समझाने के पर्पज से मैंने समझाया इसको ना बोर्ड में। उतार लें दोनों को। देखें एक बार मैं समझा देता हूं इसको। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, दोनों का सामान्य सूत्र C6H12O6 बड़ा था। ग्लूकोज की संरचना में क्या है? CHO है, फिर C है, फिर इधर HOH, फिर क्या है? COHH, CHOH, CHOH और CH2OH है। ठीक है, इसी प्रकार फ्रक्टोज की संरचना है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर COHH, CHOH, CHOH, CH2OH। ठीक है, और इसमें क्या है? एल्डिहाइड समूह की ग्लूकोज की संरचना में और बहुत सारे OH, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और फ्रक्टोज वाली क्या बन जाएगी? पॉलीहाइड्रोक्सी। उतार ले इसको ना। अरे किसी को डाउट तो नहीं है ना? हाँ, डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके ना। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करें, है ना, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब कराएं चैनल को ना। अगर समझाने के बाद भी आपको कुछ डाउट आते तो आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो वीडियो के, है ना, वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो किसी को अगर डाउट आ रहा हो तो ना। चलो लिख लिया। चलो अब आगे बात करते हैं ना। अगला अगला लिखे डियर कार्बोहाइड्रेट के गुण, है ना। अगला लिखिए कार्बोहाइड्रेट के गुण। देखिए पहला गुण देखें इसका, देखिए ऐसे यौगिक, टॉपिक डाल ले कार्बोहाइड्रेट के गुण। और पहला गुण देखें ऐसे यौगिक कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ये बोर्ड में लिख रखा ना, ऐसे यौगिक कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ऐसे यौगिक कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ठीक है, दूसरा गुण लिखें डियर कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र,
कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2O का होल Y होता है। CxH2O का होल Y होता है, जहां पर x का मान कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल 3 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कार्बन की संख्या या तो 3 होगी या 3 से ज्यादा होगी, तब जाके उसको क्या करेंगे अपन, कार्बोहाइड्रेट कंसिडर करेंगे। ठीक है ना। और एग्जाम्पल उतार ले आप, ए और बी दोनों एग्जाम्पल उतार ले आप, है ना। एग्जाम्पल उतार ले आप कि x बराबर 6 और y बराबर 6 ले, तो क्या बना अपने पास C6H12O6, और C6H12O6 इसका सूत्र होता है डियर ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज का। इसी प्रकार x बराबर अपन 12 लें और y बराबर 11, तो क्या सूत्र बनेगा C12H22O11, और एक किसका सूत्र होता है, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज का। उतार ले आप इसको, थोड़ा जल्दी करें ना, उतार ले इसको। ठीक है, उतार लिया, आगे बढ़ते ना। नंबर 2 गुण हो गए। नंबर 3 गुण लिखें नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के तत्कालीन स्रोत होते हैं। लिखे डियर, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के तत्कालीन स्रोत होते हैं, अर्थात इनसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के तत्कालीन स्रोत होते हैं, अर्थात इनसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। और मैंने बताया था एक केले वाले एग्जाम से कि जो केला खाते हैं ना, तो क्या होते हैं, तुरंत ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि केला कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। और वसा से तो क्या है, ज्यादा ऊर्जा मिल रही है कंपेयर में कार्बोहाइड्रेट के, लेकिन क्या है, वसा और प्रोटीन से धीरे धीरे ऊर्जा मिलती है। इसलिए जिम जाने से पहले और रनिंग करने से पहले अपन क्या करते हैं, केले खा के जाते हैं, क्योंकि केला किसका स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऊर्जा के तत्कालीन स्रोत, इनसे तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, नंबर 4 लिखे आप, क्या बोल रहे हो, हाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए ताकि बोला ना। नंबर 4 लिखें जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो, लिखें जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। किसके रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी, एटीपी के रूप में। ठीक है, नंबर 5 गुण लिखें डियर, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर होता है। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर होता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज सबके सूत्र देखे थे, CHO दिख रहा था अपन को ना, इसलिए क्या बोल दिया कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर होता है। ठीक है, नंबर 6 गुण लिखें अधिकांश कार्बोहाइड्रेट प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। लिखें अधिकांश कार्बोहाइड्रेट प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, क्योंकि इनमें किरेल कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और किरेल कार्बन के बारे में अपन समझ चुके हैं कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता पर क्या हो, अलग अलग परमाणु, क्या हो डियर, अलग अलग परमाणु, उसे क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं उसे, किरेल कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे W लिख लेना ना, W क्योंकि ये कार्बन है, इसके चारों संयोजकता पर XWIZ समूह दिख रहे हैं, तो ये क्या है, किरेल कार्बन है। और किरेल कार्बन को अपन किससे समझ गए थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना समझे थे ना डियर। हाँ, तो ये हो गया अपना नेक्स्ट वन। अगला टॉपिक डालें डियर, कार्बोहाइड्रेट का अपवाद। और अपवाद में आप लिख लो ऐसे CH3COOH या एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या सिरका ना, और इसको ऐसे लिख लो सिंप्लीफाई करके C2H4O2 C2H2O का होल 2। इसको मतलब कार्बोहाइड्रेट के सूत्र में लिख रहे हैं। ठीक है,
ये लिख लिया, यहां ये तीनों लिखने हैं आपको ना, ये और ये। अब स्टार करके लिखे, आप स्टार करके लिखिए ना, लिखिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन करता है। एसिटिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन करता है, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 3 से कम है। लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 3 से कम है, 3 से कम है, इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ठीक है, अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं और आगे पढ़ेंगे अपन डियर कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में ना, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक कराएं, कमेंट कराएं, है ना। ठीक है, चलो।